Hello everyone, let's study the chapter 10 Respiration in Organisms from class 7 CBSE. Are you ready? So first is why do we respire? हम respiration क्यों करते हैं? Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. जितने भी organisms हैं इस planet पे वो सब अलग अलग function perform करते हैं अपनी body के अंदर, जैसे कि न्यूट्रिशन लेना मतलब डाइजेशन करना, ठीक है। फिर उनकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी होता है, जो भी वो फूड लेते हैं अंदर, उसके बाद में उसी फूड का एक्सक्रीशन भी करना पड़ता है क्योंकि कुछ वेस्ट बच जाता है बॉडी में, और रिप्रोडक्शन भी करना पड़ता है नेक्स्ट जनरेशन को लाने के लिए, जनरेशन बढ़ाने के लिए। ओके, द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी, दिस एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हम लोग खाना खाते हैं, उसके अंदर एनर्जी होती है, और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं उसकी हेल्प से वो एनर्जी फूड में से रिलीज होती है, और उस एनर्जी को हम हमारी बॉडी में यूज करते हैं। फॉर दिस एनर्जी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर। तो इसी एनर्जी को यूज करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? ताकि हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर जो एनर्जी है उसे हम यूज कर सकें। ओके, द एयर वी ब्रीथ इज ट्रांसमिटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ईच सेल। जो हवा हम सांस के थ्रू अंदर लेते हैं, ठीक है, वो पूरी बॉडी में ट्रांसमिट की जाती है, और पूरी बॉडी में भी हर एक जो छोटी छोटी सेल है जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है वहां तक ये एयर जाती है। ओके, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एयर वी ब्रीथ इन, and this oxygen reaches each cell and helps in the breakdown of food in cells, and thus energy is released. This is called cellular respiration. This happens in the cells of all organisms. Okay, जो हवा हम अंदर लेते हैं, जो सांस हम अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ये हम सबको पता है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन रहती है ये हमारे लंग्स के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड होती है, हर एक सेल तक पहुंचती है। और हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो हम खाना खाते हैं वो भी पूरी बॉडी में फैलाया जाता है ताकि पूरी बॉडी अच्छे से उस फूड को यूज कर सके, उसकी एनर्जी को यूज कर सके। ओके, तो ऑक्सीजन भी पहुंच रही है और फूड भी पहुंच रहा है, और जैसे ही ऑक्सीजन और फूड कंबाइन होते हैं तो ऑक्सीजन उस फूड को तोड़ के हमको एनर्जी देती है। दिस हैपन्स इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सबके अंदर ये प्रोसेस सेम होती है। सब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन फूड को तोड़ती है और सब ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती है दूसरे काम करने के लिए। ओके, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है हमको? दिस इज द सेल। ओके, वैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, पर हम अभी इसे सेल ही मानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं जाना है हमको, ठीक है। तो ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है। ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है? इंटेस्टाइन से। हमने खाना खाया है, ठीक है, वहाँ से जो इंटेस्टाइन में जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है वो ब्लड में पहुँचा है, ठीक है। ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये पायरुविक एसिड, फैटी एसिड, ये अभी रहने देते हैं। ये ग्लूकोज पहुंचा हमारे सेल में, और सेल के पास लंग्स से आई ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन आई, ग्लूकोज आया, ऑक्सीजन ने सेल के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा, एनर्जी रिलीज करी। ओके, ये जो ATP लिखा हुआ येलो येलो में ये एनर्जी है। हीट भी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज तो होती है, हम सबको पता है कि CO2 रिलीज होगी जब ग्लूकोज टूटेगा, और वाटर भी रिलीज होगा। ओके, सो ये पूरी प्रोसेस होती है। ग्लूकोज आता है, ऑक्सीजन आता है, कंबाइन होते हैं, और क्या रिलीज होता है एंड में? एनर्जी रिलीज होती है जो कि ATP के फॉर्म में है यहाँ पर, ठीक है। ATP के फॉर्म में ही होती है हमारे सेल के अंदर। हीट भी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और H2O रिलीज होगा। अब ये जो CO2 है ये फिर से कहाँ जाएगी? लंग्स में, और लंग्स में से हमारे नाक से बाहर निकलेगी। नेक्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज with the use of oxygen is aerobic respiration with the release of CO2, H2O and energy. ये जो हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन,
पूरे ऑर्गेनिजम्स में जो हो रहा है, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से, ये होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना हमेशा। और इसमें क्या रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और दूसरा टाइप होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम सब जानते हैं कि इस प्लैनेट पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की हमें ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेथड्स और प्रोसेस वगैरह देखने को मिलती है। तो यही उसका एक टाइप है अलग सी प्रोसेस का, कि कभी ऑक्सीजन किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होगी तो कैसे रेस्पिरेशन होगा, तो एनर्जी कैसे मिलेगी, ठीक है। तो वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। इसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है लेकिन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। दिस हैपन्स इन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोसेस हो रही है एनारोबिक रेस्पिरेशन, उन्हें हम एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, मतलब बोलते ही हैं। लाइक यीस्ट, ठीक है। यीस्ट एक तरीके का एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है। एंड एनर्जी इज रिलीज्ड विथ अल्कोहल एंड CO2, ठीक है। अब ऑक्सीजन नहीं है लेकिन ग्लूकोज टूट रहा है। अब ग्लूकोज टूट रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एनर्जी तो हो ही रही है, लेकिन एनर्जी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और हो रहा है अल्कोहल, ठीक है। वाटर की जगह पे क्या निकल रहा है? अल्कोहल निकल रहा है। As yeast yield alcohol through anaerobic respiration, thus they are used to make wine and beer, ठीक है। तो yeast के अंदर ये प्रोसेस होती है, ठीक है। उसकी जो मेथड है वो ऐसी बन चुकी है कि वो ग्लूकोज को तोड़ के अल्कोहल रिलीज कर सकती है, इसलिए यीस्ट का हम यूज कर सकते हैं वाइन और बियर बनाने में। ओके, सो यहाँ पे हम कंपैरिजन देखते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। ये फिर से वही सेल है, सेल के अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, इसमें यहाँ से ये ऑक्सीजन आ रही है। ओके, और ये जो पूरी प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, ये पूरी प्रोसेस ग्लूकोज को तोड़ने की होती है, ठीक है। तो ये हम अभी डिटेल में नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो यहाँ पे कहीं पे ग्लूकोज प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। वो टूट रहा है और टूट के क्या निकल रहा है? वाटर, ये एनर्जी और ये CO2। ओके, ये कैसे हो रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है उससे। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ये ग्लूकोज आ गया, ठीक है, ये एनर्जी रिलीज हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज आया, एनर्जी रिलीज हुई, जो भी प्रोसेस हो रही है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, उसके बाद में रिलीज क्या हो रहा है? इथाइल अल्कोहल, इट इज अल्कोहल, ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और लैक्टेट भी प्रोड्यूस हो सकता है, जिसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं। या तो अल्कोहल प्रोड्यूस होगा या फिर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना प्लस अल्कोहल प्रोड्यूस होना, ये दोनों ही एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट, only for a short time our muscle cells can also respire anaerobically। हमारी मसल्स के अंदर भी anaerobic respiration होता है कभी कभी। During heavy exercise, the demand of energy is high, but oxygen is limited। जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? हमारी ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, कहीं कहीं पे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी एनर्जी यूज़ करते हैं ना, तो ऑक्सीजन मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाती कभी कभी। उस टाइम पे होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स के अंदर। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन मसल्स सेल्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि हम वर्कआउट कर रहे हैं, हमको एनर्जी तो लगेगी कोई भी काम करेंगे तो। अब ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है तो करे क्या करना? एनारोबिक रेस्पिरेशन पड़ेगा। तो उस प्रोसेस में क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हमारी सेल को अल्कोहल प्रोड्यूस करना नहीं आता है, जैसे यीस्ट की सेल में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन से, पर वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जब मसल्स के अंदर निकल जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन से, तो क्या होता है? कॉजेस मसल क्रैम्प्स, हमको क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है। आप फील करे होंगे कभी हमारे हाथ पैर के अंदर क्रैम्प्स आने वाली जो चीज़ होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है वहाँ पे। हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। जब भी हम हॉट वाटर उस जगह पे जहाँ पे हमको क्रैम्प आया है वहाँ पे रखेंगे या लगाएंगे, और या फिर मसाज करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो भी आसपास ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो उस साइट तक पहुंचेगा जहाँ पे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हुआ है,
और उसके बाद में ऑक्सीजन पहुंचने के बाद में वो क्या करेगा, वो लैक्टिक एसिड को तोड़ेगा। ठीक है, किस चीज़ में तोड़ेगा लैक्टिक एसिड को, CO2 और वाटर में। ठीक है, वाटर हमारे लिए हेल्दी है, उससे हमको कोई दर्द नहीं होगा, और CO2 हमारे ब्लड में पहुंच जाएगा तो वो कहाँ चले जाएगा, लंग्स में, लंग्स से हमारी सांस से वापस बाहर आ जाएगा, वी विल ब्रीद आउट द CO2। ओके, सो ये हो गया पूरा मसल क्रैम्प के बारे में। ठीक है, तो हमारी मसल्स के अंदर जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये CO2 निकल रही है, H2 निकल रही है और एनर्जी निकल रही है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये लैक्टिक एसिड निकल रहा है। ठीक है, ये हमको क्या करता है, मसल क्रैम्प करता है कभी कभी। ओके, नेक्स्ट ब्रीदिंग। फर्स्ट इज इनहेलेशन। The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation। यार हम सबको पता है कि ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो O2 लिखा हुआ है ये पता होना चाहिए कि दिस इज ऑक्सीजन। इनहेलेशन क्या होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं, व्हेन वी ब्रीद इन, तो जो एयर जा रही है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इनहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या होता है, गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन CO2। ओके, एयर रिच इन, सॉरी मैं वो वर्ड पढ़ना भूल गई थी। ठीक है, तो जो सांस हम अंदर ले रहे हैं वो ऑक्सीजन से रिच है, और जो हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं वो CO2 से रिच है। मतलब उसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा जो हम ब्रीद आउट कर रहे हैं उस एयर में, और ब्रीद इन करने वाली एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, ब्रीदिंग रेट क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। ठीक है, 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार ब्रीथ कर रहे हैं उसको ब्रीदिंग रेट बोलेंगे। ब्रीद इज 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। तो ब्रेथ होता क्या है, एक इनहेलेशन प्लस एक एक्सहेलेशन को ब्रेथ बोलते हैं। An adult being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute। जो भी एडल्ट एक रेस्ट वाली पोजीशन पर है वो 1 मिनट में 15 से 18 बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट करता है। ठीक है, इफ अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी ही और शी ब्रीथ्स फास्टर एंड यूजेस मोर ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन मोर फूड। जब भी हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे हम रनिंग करते हैं तो हम हाफने लगते हैं, हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है ताकि जल्दी जल्दी एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, ये ब्रीदिंग की प्रोसेस है। इसमें हो क्या रहा है, जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ठीक है, इसको इनहालेशन बोल रहे हैं, तो ये जो लंग्स है इसका साइज बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो लंग्स हैं ये फैल रहे हैं, क्यों फैल रहे हैं, क्योंकि हवा अंदर आ रही है, दिस इज इनहेलेशन। और ब्रीदिंग आउट में क्या हो रहा है, लंग्स का साइज छोटा हो रहा है, क्यों, क्योंकि सांस बाहर जा रही है, हवा बाहर निकल रही है, तो लंग्स का साइज छोटा हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। Okay, third is how do we breathe? When we inhale, it passes through nostrils, nasal cavity, windpipe, then lungs. ठीक है, जब भी हम इनहेलिंग करते हैं तो वो सबसे पहले जो एयर होती है वो नॉस्ट्रल्स में आती है, उसके बाद वो नजल कैविटी में ट्रांसफर होती है, देन वो विंड पाइप में जाती है, और लास्टली लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। चेस्ट कैविटी जो है वो रिब्स, नीचे से डायफ्राम और स्टर्नम, इन सब से बनती है चेस्ट कैविटी, उसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। द डायफ्राम, अ लार्ज मस्कुलर कैविटी, फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ये लंग्स के नीचे फ्लोर की तरह बना हुआ रहता है। ठीक है, ये एक लार्ज मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है लंग्स के नीचे। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। ठीक है, तो ब्रीदिंग में होता क्या है, मूवमेंट होती है डायफ्राम की और रिब केज की। ओके, इनहेलेशन, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स। जो रिब्स है, जब हम इनहेल करते हैं एयर अंदर आती है तो एयर को अंदर आने के लिए स्पेस देनी पड़ती है, तो इसलिए रिब्स जो होती है वो ऊपर की तरफ मूव होती है और बाहर की तरफ मूव होती है।
ठीक है, डायफ्राम स्पेस बनाने के लिए कहाँ मूव होगा, नीचे की तरफ मूव होगा ताकि लंग्स अच्छे से एक्सपांड कर सकें। इट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स, और इसलिए जब ये सब बाहर की तरफ मूव करते हैं हमारे लंग्स का साइज बढ़ता है तो एयर अंदर की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर। नेक्स्ट इज एक्सलेशन। अब एयर अंदर आ गई है तो एक्सलेशन करेंगे। एक्सलेशन करने के लिए क्या होता है, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स। ठीक है, जस्ट अपोजिट होगा इनहेलेशन के। रिब्स जो है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव होगी ताकि जो लंग्स है उसका जो शेप है वो श्रिंक हो सके। द डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजिशन। जो डायफ्राम का जो फॉर्मर पोजिशन होता है वो कौन सा होता है, ऊपर की तरफ जब वो रहता है, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। It reduces the size of the chest cavity and the air is pushed out of the lungs। ठीक है, तो ये chest cavity का साइज इन सब प्रोसेस से कम होता है, रिड्यूस होता है, जिसके कारण एयर को धक्का मिलता है बाहर निकलने के लिए। नेक्स्ट इज डायफ्राम फंक्शंस इन ब्रीदिंग। अपन डायग्राम में देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ से हम एयर को अंदर ले रहे हैं, ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, और ये जो रिब्स हैं ये अपवर्ड और आउटवर्ड मूव हो रही है। ठीक है, ये नीचे ये जो बना हुआ है ये लार्ज मस्कुलर ऑर्गन, ये डायफ्राम है। ठीक है, ये नीचे की तरफ मूव करेगा ताकि लंग्स जो है एक्सपांड हो सके, और जैसे ही ये सारी प्रोसेस हो जाती है वैसे ही एयर अंदर आ जाती है। ओके, अब एक्सलेशन में क्या होगा, यहाँ पे जो डायफ्राम है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, ताकि जो लंग्स हैं वो श्रिंक हो सके, और जो रिब्स हैं वो इनवर्ड मूव होगी। ओके, ये इन मूव होगी तब जाके जो लंग्स हैं वो श्रिंक हो पाएंगे, और श्रिंक होने के कारण जो एयर है वो बाहर पुश कर दी जाएगी। Next is smoking damages the lungs. Smoking also causes cancer. It must be avoided. जब भी हम कोई मूवी थिएटर में जाते हैं तो ये बात ज़रूर कहते हैं वो लोग कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, उससे लंग्स खराब होते हैं, उससे कैंसर भी होता है, उसको अवॉइड करें। लोग नहीं सुनते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये प्रूव्ड है कि अगर आप गलती से भी एक बार भी स्मोक कर लेते हैं या एक बार भी वो अंदर जो स्मोक ले लेते हैं, अंदर खींच लेते हैं, उससे भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो एक बार भी जरा सी भी नहीं करनी चाहिए, ट्राई करने के लिए भी नहीं करनी चाहिए। When we inhale, the unwanted particles get trapped in the hair present in the nasal cavity. Sometimes they get past the hair and may irritate the lining of the cavity due to which we sneeze. ओके, जब भी हम अंदर ब्रीद इन करते हैं तो जो एयर हम लेते हैं उसमें बहुत सारे मतलब ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस के अलावा भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे नोज के अंदर जो हेयर प्रेजेंट होता है ना, वो हेयर इसीलिए होता है ताकि डस्ट पार्टिकल्स और ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स को वो ट्रैप कर ले ताकि वो अपने लंग्स तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ पार्टिकल्स हेयर में ट्रैप नहीं हो पाते और फिर वो अंदर तक पहुंच जाते हैं, नेजल कैविटी तक पहुंच जाते हैं, और फिर वो इरिटेट करते हैं क्योंकि हमारे नेजल कैविटी नहीं बनी गई है कि वो डस्ट पार्टिकल्स को भी लंग्स तक ट्रांसफर कर दें। तो वहां पे इरिटेशन होने लगती है हमको, और उस इरिटेशन के कारण हम स्नीज करते हैं, छींक देते हैं। ठीक है, स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज पार्टिकल्स एंड वी इनहेल क्लीन एयर। और स्नीजिंग से क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स इरिटेट कर रहे थे, अंदर गलती से पहुंच गए थे, वो बाहर निकल जाते हैं, और जिससे हम सिर्फ क्लीन एयर अंदर लंग्स तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम में आप देखो कि जो हेल्दी लंग है वो कितना प्यारा सा पिंक पिंक कलर का दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जो स्मोकर का लंग है, जो लोग स्मोक करते हैं, उनका लंग कैसा ब्लैकिश हो गया है। ओके, और ये जो स्मोकर का लंग होता है उसके यहाँ पे जो लाइनिंग होती है, जो विंड पाइप होती है, उसकी लाइनिंग में म्यूकस जम जाता है। ठीक है, और स्मोक करने से लंग्स के अंदर ये जो ब्लैक कलर है ये टार जमा हो जाता है, और ऐसे कुछ कुछ इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाते हैं लंग्स के अंदर, उससे ऐसे पैचेस बनने लग जाते हैं। ठीक है, और उसका साइज भी बढ़ जाता है लंग्स का। ठीक है, जो स्मोक करता है उसके लंग्स का साइज भी बढ़ जाता है। तो हमारा जो लंग है वो पिंक कलर का हेल्दी हेल्दी रहना चाहिए, इसलिए स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए।
नेक्स्ट इज व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, हम बाहर निकालते क्या हैं। द एयर वी इनहेल एंड एक्सहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 नहीं होती है, हवा में बहुत सारी डिफरेंट टाइप की गैसेस होती है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो जब इनहेल करते हैं तो इनहेल करने में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है वो कितना होता है 21%, और CO2 का कितना होता है बहुत ही कम 0.04%। लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं मतलब क्या करते हैं, अंदर हमारे जो CO2 बन के निकलती है, ठीक है, वो लंग्स तक ट्रांसफर होती है ब्लड के थ्रू, फिर लंग्स से वो बाहर निकाली जाती है, एक्सेल की जाती है। तो इसीलिए CO2 का परसेंटेज कितना हो जाता है 4.4, और कुछ ऑक्सीजन भी रह जाती है जो कि पूरी यूज नहीं हो पाती है, उसका परसेंटेज कितना होता है 16.4। ब्रीथ फॉर अ बेटर लाइफ। Pranayam, a breathing exercise, can increase the capacity of the lungs to take in more air. प्राणायाम होता है योगा में, जो करने से हमारा जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ती है, ठीक है, ताकि ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन आ सके और हम हेल्दी रह सकें। सो वी कैन टेक इन मोर ऑक्सीजन एंड दस मोर रिलीज ऑफ एनर्जी, इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये डायग्राम है, इसमें इनहेलिंग जब हम करते हैं तो वो जो एयर होती है उसमें 78% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन हवा में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना बता रहे 20.9, अप्रॉक्स 21%। दूसरी जितनी भी गैसेस होती हैं वो होती हैं 0.17%, आर्गन होती है 0.90% और CO2 होती है 0.03 और 0.04। ये कंसंट्रेशन वेरी कर सकता है। उसके बाद में जब हम जो एयर एक्सेल कर रहे हैं, जो बाहर निकाल रहे हैं, उसमें भी नाइट्रोजन तो उतनी ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन अंदर जाके कोई यूज वूज तो हो नहीं रही है। ऑक्सीजन हो जाएगी 16.4 क्योंकि हमने मेजरली यूज कर ली है। दूसरी जो गैसेज है वो जितनी थी उतनी रहेगी, जो अंदर आई थी वैसी की वैसी बाहर जाएगी वो, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा क्योंकि वो अंदर से बाहर जा रही है। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। दूसरे एनिमल्स के अंदर क्या होता है, दूसरे एनिमल्स का स्ट्रक्चर अपने से डिफरेंट होता है ऑब्वियसली, तो उसमें ब्रीदिंग प्रोसेस भी कुछ डिफरेंट होती होगी। जैसे कि कॉकरोच, इट हैज ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है, उसकी जो पूरी बॉडी रहती है उसमें साइड में कुछ ओपनिंग्स रहती हैं, जैसे हमारी नाक होती है वैसे उसकी साइड में, बॉडी की साइड में बहुत सारी ओपनिंग होती है जिससे हवा अंदर बाहर होती है। दीज ओपनिंग्स आर स्पाइरिकल्स। हमारी ओपनिंग को नोज बोलते हैं, इनकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स बोलते हैं। Insects have a trachea, a network of air tubes for gas exchange, ठीक है, तो गैस एक्सचेंज करने के लिए एक एरिया होता है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। These trachea are found only in insects. ऐसी कुछ ट्रैकिया होते हैं जो कि सिर्फ इंसेक्ट्स में बोलते हैं, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होता है पर्टिकुलर वो इंसेक्ट्स के अंदर देखा जाता है, ठीक है। कॉकरोच भी एक इंसेक्ट ही है ऑब्वियसली। ओके, सो दिस इज द एयर स्पेस जहाँ पे सारी गैसेस इकट्ठा हो रही हैं। ओके, ये साइड में जो दिख रहा है दिस इज द स्पाइरिकल। स्पाइरिकल कनेक्ट हो रहा है ये ट्रैकियल ट्यूब से, ठीक है, ये ट्रैकिया वाला एरिया है, और यहाँ पे बीच में जाके एयर सैक्स आ रहे हैं जिसके अंदर हवा इकट्ठी होती है और एक्सचेंज होती है। तो होता क्या है, ये स्पाइरिकल है, स्पाइरिकल से हवा अंदर जा रही है इंसेक्ट के, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है, ट्रैकियोल बना रहा है, ठीक है, ताकि गैसेस छोटी छोटी ट्यूब से पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सके। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवॉर्म का डिफरेंट प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन करने का, वो हम अपनी स्किन से ही ब्रीथ करते हैं, उनके अंदर कोई ऐसे छेद नहीं प्रेजेंट होते स्पाइरिकल जैसे, उनकी पूरी स्किन ही ब्रीदिंग कर सकती है। देयर स्किन्स आर मॉइस्ट एंड स्लाइमी। अर्थवॉर्म को कभी पकड़ कर देखना, वो कोई काटने वाटने नहीं वाले हैं, वो उनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, स्लाइमी होती है, और गैसेस इसलिए उसके अंदर से आराम से एक्सचेंज हो जाती है, अंदर बाहर कर सकती है। फ्रॉग्स ऑल्सो हैव मॉइस्ट स्लाइमी स्किन। फ्रॉग्स को टच करना मेरे को तो कोई इतना पसंद नहीं है, मतलब वो तो बहुत ही, मुझे फ्रॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है, पर उनकी जो स्किन होती है वो कभी देखना ध्यान से, तो वो भी मॉइस्ट और स्लाइमी होती है, और वो अपनी स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं। उनके अंदर लंग्स होते हैं, फ्रॉग्स के अंदर लंग्स होते हैं, पर उनके अंदर ये प्रोसेस भी होती है कि वो अपनी स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं। हाउ अमेजिंग। सो अर्थवॉर्म के अंदर कैसे हो रहा है रेस्पिरेशन, ये उनकी स्किन है पूरी, ऐसा होता है अर्थवॉर्म, ठीक है। अगर ये बाहर की स्किन है,
तो ये एक छोटे से पार्ट में हम देखते हैं क्या होता है। ये जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लू वाली क्या कैरी कर रही है, ब्लू वाले जो ब्लड वेसल है उसके अंदर CO2 प्रेजेंट है। ओके, रेड वाली में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अंदर आ रही है स्किन के थ्रू, ठीक है, पूरी स्किन में ही ऐसा प्रोसेस हो सकता है कि ऑक्सीजन अंदर आ जाए और CO2 बाहर निकल जाए। ये जाएगी रेड वाली ब्लड वेसल्स के अंदर, फिर ये ब्लड वेसल पूरी बॉडी में स्प्रेड होगी, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी, पूरी बॉडी एनर्जी रिलीज करेगी, और पूरी बॉडी में कनेक्टेड है दिस ब्लू ब्लड वेसल, जिसके अंदर पूरी बॉडी में से CO2 इकट्ठी होगी और फिर वो CO2 स्किन के थ्रू बाहर चली जाएगी। ओके, ये ऐसा होता है अर्थ फॉर्म के अंदर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग अंडर वाटर। अब अंडर वाटर जो फिशेस होती है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर ब्रीदिंग कैसे होती होगी। तो हम फिश का देखते हैं इसमें। फिश के पास होते हैं गिल्स। गिल्स एक पर्टिकुलर के, जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं वैसे फिश के पास में गिल्स होते हैं। लंग्स और गिल्स का कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग ऑर्गेनल है, अलग अलग टाइप से बने हुए हैं, ठीक है। गिल्स हेल्प देम टू यूज O2 डिजॉल्व इन वाटर। अब पानी में हवा तो है नहीं, ठीक है, तो जो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो उसी को यूज करते हैं, ठीक है। गिल्स आर मतलब गिल्स एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जो कि स्पेशलाइज्ड है इस काम में कि पानी के अंदर का जो ऑक्सीजन है उसको कैसे यूज किया जाए। हमारे पास बिल्कुल नहीं है ये फैसिलिटी, ठीक है, इसलिए हम पानी में सांस नहीं ले सकते। हमारे पास लंग्स है, हम हवा में सांस ले सकते हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ स्किन, ठीक है, स्किन से ही मतलब बनता है गिल्स का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई अलग से कुछ नहीं होता है। जो ऊपर की जो स्किन होती है वही मॉडिफाइड होकर गिल्स बनाती है। दे हैव ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और गिल्स से ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहती है जो कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर करती है। सो हम देखते हैं ये इस पिक्चर में, आप देखो कि गिल्स कैसे फिश के अंदर दिखते हैं। मतलब जब भी हम किसी फिश को देखेंगे तो ऐसे दिखाई नहीं देगा, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा कि गिल्स के लिए ऐसे ऐसे छेद प्रेजेंट होता है जिसमें से गिल्स ऐसे दिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पानी बाहर फेंकते हैं। तो देखते हैं होता क्या है फिश के अंदर। इनहेलिंग, अंदर कैसे जा रहा है, तो पानी जो है वो जाएगा मुंह से अंदर, ठीक है, ये माउथ ओपन है, वाटर प्लस ऑक्सीजन, वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो मुंह के अंदर अंदर जा रहा है, और अंदर जाने के बाद में ये जाएगा गिल्स तक, ठीक है। और जब पानी अंदर जा रहा है तो जो गिल्स का जो ये वाला जो कवर है, ये ऐसा जो कवर है ये क्लोज्ड रहता है, बंद रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, गिल्स के अंदर जो पानी आता है उसमें से ऑक्सीजन कैप्चर कर ली जाती है, और जो बचा हुआ पानी रहता है उसमें CO2 डालकर बाहर फेंक दिया जाता है गिल्स से, ठीक है। तो पानी यहाँ पे ऐसे अंदर आया, ठीक है, और एक्सेलिंग में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हुआ गिल्स के अंदर, और वाटर प्लस CO2 गिल्स से बाहर निकल गया, ठीक है। पानी अंदर आया कहाँ से, मुंह में से, और बाहर कहाँ से निकला, गिल्स में से। एक्सचेंज कहाँ पर हुआ, CO2 और O2 का गिल्स के अंदर, ठीक है। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट CO2, ठीक है, तो हवा से वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। दे ऑल्सो परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन इन देयर सेल्स, उनकी सेल्स के अंदर भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। वी हैव स्टडीड दैट द लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो लीव्स होती हैं उनके अंदर स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। तो स्टोमेटा क्या है प्लांट्स के लिए, लंग्स हैं। जैसे हमारे पास लंग्स हैं CO2 और O2 का एक्सचेंज करने के लिए, अंदर बाहर करने के लिए, वैसे ही प्लांट्स के पास में स्टोमेटा होता है। द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन O2। रूट्स टेक इन एयर फ्रॉम एयर स्पेसेस प्रेजेंट इन सॉइल पार्टिकल्स। तो रूट्स होती है ना बेचारी, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो गैप्स होती है, जो एयर होती है, उससे वो ऑक्सीजन अंदर लेती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि पौधों को एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना चाहिए, जितना जरूरी ना उतना ही पानी डालो। अगर उनकी जो सॉइल है वो पूरी पानी से भर जाएगी तो रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, एयर स्पेस बचेगी ही नहीं, एयर ही नहीं रहेगी तो उसमें ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, वो पानी में तो ले नहीं सकते, उनके अंदर गिल्स होते ही नहीं है, ओके। तो ऐसा होता है। तो ये प्लांट के अंदर ऑक्सीजन अंदर आ रही है, CO2 बाहर निकल रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है,
ठीक है, यहाँ पे सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट हैं जो कि रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है, पानी भी है जो कि रूट्स ले रही है, और रूट्स को ऑक्सीजन भी मिल रहा है कहाँ से, एयर स्पेस से। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मुझे बहुत आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर।